हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में हमारे बी फॉर्म के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP 102T है, उसके यूनिट 1 में जितने भी प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन आपको दिए गए हैं उनको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को देखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे, और पोटेशियम परमैंगनेट और सेरिक अमोनियम सल्फेट के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन और स्कोप को कंप्लीट कर लिया था। जो अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक हैं उनको देख लिया था, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो अलग अलग मेथड्स हैं उनके बारे में बात कर लिया था, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं उसको देख लिया था, और एरर के पोर्शन को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 में जितने भी हमारे नॉर्मल और मोलर सोल्यूशन दिए गए हैं जिनका आपको प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करना है उसको कंप्लीट करेंगे, और ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आपको इससे आते ही आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको इन सारे जो सब्सटेंस है उनका प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला कंपाउंड है जो कि ऑक्जेलिक एसिड है उसके प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड हमारा एक खुद ही प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है और इसके स्टैंडर्डाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड कहलाता है और दूसरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहलाता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो कि हमें वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हाईली प्योर फॉर्म में हमें मिलते हैं। उसकी अगर एक निश्चित क्वांटिटी को हम लोग तौलें और उसके बाद में उसको एक निश्चित अमाउंट सॉल्वेंट में, वाटर में अगर डिजॉल्व कर दें तो जो सोल्यूशन बनता है उसकी कंसंट्रेशन हमें नोन होती है। तो वो हमारे सोल्यूशन जिनको हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज़ करके प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलते हैं। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हाईली प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर उनके सोल्यूशन को हम लोग किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के द्वारा स्टैंडर्डाइज कर लें तो उसके बाद में हम लोग उस जो सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमें प्रॉपरली नोन हो जाती है और हम लोग किसी और सब्सटेंस के स्टैंडर्डाइजेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑक्जेलिक एसिड है हमारा ये खुद ही एक प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन आवश्यक नहीं होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ऑक्जेलिक एसिड के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को आपको स्टडी करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर अगर हमें ऑक्जेलिक एसिड का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करना हो तो किस तरीके से हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग किसी भी प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो है रिएक्शन, या वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन है वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है, और इसमें जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है कि जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है उसका एक जो मॉलिक्यूल है वो दो मॉलिक्यूल NaOH के साथ में रिएक्ट करता है, और फिर जब ये इसके साथ में रिएक्ट करता है तो ये सोडियम ऑक्जेलेट का फॉर्मेशन करता है और 2 मोल वाटर हमें यहाँ से रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जब भी याद कीजिएगा, आप जिस सब्सटेंस का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन स्टडी कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को, उसके फार्मूले को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो अगर ऑक्जेलिक एसिड को देखें तो इसमें COH, सिंगल बॉन्ड COH, ये इसका हमारा फार्मूला है, और ये जब 2 मोल NaOH के साथ में रिएक्ट करता है तो जो NaOH के 2 मोल हैं उसमें से एक एक जो सोडियम आयन है वो इसके एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और जब रिप्लेस करेगा तो ये यहाँ पे हमें सोडियम ऑक्जेलेट में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा, और बचे हुए जो 2 OH आयन है वो इन दोनों हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये वाटर में हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब अगर इसको हमें स्टैंडर्डाइज करना है तो हमें 2 सोल्यूशन प्रिपेयर करने होंगे। कौन कौन से? तो एक हमें ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा और दूसरा हमें NaOH का सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आइए इन दोनों का प्रिपरेशन किस तरीके से होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको मैं इसको समझाने की
कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ऑक्जेलिक एसिड है ये एक हमारा एसिड है और ये हमेशा हमें डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में देखने को मिलता है। मतलब ऑक्जेलिक एसिड के साथ में हमें दो वाटर के मॉलिक्यूल कनेक्ट देखने को प्राप्त होते हैं। तो आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो अगली बार जब आप अपने कॉलेज की लैब में जाइएगा तो जो लैब के आपके सर हैं उनसे कहिएगा कि सर हमें ऑक्जेलिक एसिड के डिब्बे को देखना है। तो ऑक्जेलिक एसिड का डिब्बा जब वो आप देंगे तो उस पर देखिएगा फार्मूला क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड के साथ में आपको दो H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो कनेक्टेड देखने को मिलेंगे। तो ऑक्जेलिक एसिड हमेशा डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसका डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 126 ग्राम पर मोल होता है। और ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये आप ये पूछ सकते हैं कि ये 126 आखिर आया कहाँ से। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर 126 आया कहाँ पे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। तो स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो जो कार्बन है वो कितने हैं, तो यहाँ पे हमें इसमें 2 कार्बन इस प्लेस पे हैं। हाइड्रोजन अगर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं। तो कितने हो गए ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे, टोटल ऑक्सीजन भी 6 हो गए। अब अगर हम लोग अपनी पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो जो हमारा कार्बन है इसका जो हमारा वेट है कितना होता है 12.011। तो हम यहाँ पे इसको 12 ले लेते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 12। उसके बाद में हाइड्रोजन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो वेट है वो 1.008 ग्राम है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके सामने हम लोग 1 कर देंगे। और उसके बाद में अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीजन को अगर आप यहाँ पे देखें तो 15.999 इसका वेट होता है। तो इसको हम लोग 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको 16 कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 16। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 24 हो गया, ये कितना हो गया, ये 6 हो गया और ये हमारा 96 हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है ये हमारा 24 है। तो ये 6 4 10 6 हो गया, 16 बचा 1 और 3 और 9 12, 126 ग्राम पर मोल इसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कुछ जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका वेट कितना है उसको याद रखना पड़ेगा। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। और अगर ये आपको याद है तो आप आसान तरीके से क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं 126 ग्राम। लेकिन अगर हम लोग इसके इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करते हैं कि आखिर इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है उसमें हमें दो जो हाइड्रोजन के एटम हैं वो रिप्लेसेबल देखने को प्राप्त होते हैं। मतलब ये ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें से 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि यहाँ पे रिप्लेस हुए हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। तो फिर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 126/2। ये हमारा इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा जो कि 63 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो आप इस तरीके से जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपको नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करना है, अगर आपको 1 नॉर्मल सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से भी ये इसका एक फार्मूला ये भी है। दूसरा फार्मूला है दैट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और द जो बेसिसिटी इनटू जो हमारा है सोल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया था हमारा 63। तो यहाँ पे हम लोग इस प्लेस पे क्या कर देंगे, ये हमारा 63 हो जाएगा। और अगर एक नॉर्मल प्रिपेयर करना है तो 63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को अगर हम लोग 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो हमारा 1 नॉर्मल प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है तो वो हमारा 6.3 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। इसको 10 से हमें डिवाइड कर देना है तो ये कितना हो जाएगा, 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को अगर हम लोग 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई थिंक सो
ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, 2 हाइड्रोजन जो हमारे 2 वाटर के मॉलिक्यूल इस प्लेस पे होते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 ग्राम पर मोल हो गया। 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 63 इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। और जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है उसको अगर हम लोग 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन प्रिपेयर होगा। हमें बनाना कितना है 0.1 नॉर्मल, तो हम लोग 63/10 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को 1 लीटर डिस्टिल वाटर में अगर डिसॉल्व कर देंगे तो 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ऑक्जेलिक एसिड बन गया। अब हमें 0.1 नॉर्मल NaOH के सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसका भी हम लोग इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा NaOH है उसमें एक हमारा है सोडियम, एक है, उसके बाद में ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन भी एक है। तो अगर हम लोग जो पीरियोडिक टेबल है उसमें देखें तो जो हमारा सोडियम है उसका जो हमारा है वेट वो कितना है 22.990, तो इसको हम लोग 23 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 23। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, तो ऑक्सीजन देख लीजिए 16 है इसका वेट, तो ये इंटू 16 हो गया। हाइड्रोजन का एक होता है तो ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 23 16 और ये 1। तो इन सब को ऐड करेंगे तो 6 3 9 और 1 10 0 1 और 3 और 1 4, ये हमारा 4 हो जाएगा। 4 ग्राम पर मोल हमारा NaOH का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। और इसमें हमारे इस प्लेस पे कितने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट OH आयन है, तो केवल एक है। तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट वेट भी हमारा मॉलिक्यूलर वेट के ही इक्वल होगा, क्योंकि एक ही OH आयन इसमें से रिप्लेस हो सकता है। तो 40/1 इज इक्वल टू 40, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। तो अगर हमें 1 नॉर्मल सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है NaOH का, तो हमें 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनेगा। और अगर हमें 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है तो हम लोग /10 ये हमारा हो जाएगा 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमें 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से हमारे दोनों सोल्यूशन अब प्रिपेयर हो गए। अब आइए हम लोग इसके ऑक्जेलिक एसिड के स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक 0.1 नॉर्मल का ऑक्जेलिक एसिड का जो सोल्यूशन है वो चाहिए, जिसे हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। 0.1 नॉर्मल का NaOH का स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन है वो चाहिए, उसको भी हमने प्रिपेयर कर लिया। और एक इंडिकेटर चाहिए जो कि फिनोल्फ्थलीन है, जिसको हम लोग एज ए इंडिकेटर अपने इस टाइट्रेशन में यूज करेंगे। तो आइए अब हम लोग टाइट्रेशन के मेथड को देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो ब्यूरेट है हमारा, इसके अंदर हमें 0.1 नॉर्मल NaOH के स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हम लोग जो उसका ऊपर का मार्क है, जो 0 मार्क है, वहाँ तक इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद में जब इसको फिल कर लिया, अब हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क को लेंगे और ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसमें हम लोग 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन जिसे हमें स्टैंडर्डाइज करना है उसके 10 ml को हम लोग इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 10 ml को हम लोग इसमें जो है ले लेंगे। उसके बाद में हम लोग 2 से 3 ड्रॉप फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को इस फ्लास्क में ऐड करेंगे। कोनिकल फ्लास्क में हम लोग 2 से 3 ड्रॉप जो इंडिकेटर है फिनोल्फ्थलीन है उसको ऐड करेंगे। और इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एट द एंड पॉइंट अपने कलर को चेंज करके एंड पॉइंट को बताने का काम करते हैं। तो जो हमारा फिनोल्फ्थलीन है, अगर एक चीज़ याद रखिएगा कि फिनोल्फ्थलीन अक्सर वाइवा में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, जो फिनोल्फ्थलीन है जब वो एसिड में होता है, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में होता है तो फिनोल्फ्थलीन कलरलेस रहता है, और जैसे ही फिनोल्फ्थलीन बेसिक इन्वायरमेंट में जाता है वो हमें पिंक कलर में चेंज होते हुए देखने को मिलता है। तो ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है और इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद भी रखना है। फिनोल्फ्थलीन एसिड में कलरलेस और बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर का देखने को मिलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ऑक्जेलिक एसिड जो हमारा है उसको NaOH से हम लोग टाइट्रेट करेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो हमारा स्टैंडर्ड NaOH का सोल्यूशन है उसको इसमें ऐड करते जाएंगे। तो जब ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे तो इस प्लेस पे क्या होगा कि जो NaOH
इससे आएगा वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ में रिएक्ट यहाँ करेगा और जो हमारा है सोडियम ऑक्जेलेट उसका फॉर्मेशन करता जाएगा और एसिड की क्वांटिटी इसमें कम होती जाएगी। हम लोग जैसे जैसे ऐड करेंगे वो रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्जेलेट को बनाएगा और एसिड की क्वांटिटी कम होती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारे इस सोल्यूशन के अंदर ऑक्जेलिक एसिड कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, तो वो हमारा पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। और जैसे ही अगली ड्रॉप हम लोग NaOH की इसके अंदर ऐड करेंगे, अब ये सोल्यूशन हमारा हल्का सा बेसिक होगा। और जैसे ही ये सोल्यूशन हमारा हल्का सा बेसिक होगा, जो इंडिकेटर है उसका कलर हमें स्लाइटली पिंक कलर का होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और जैसे ही सोल्यूशन का कलर स्लाइटली पिंक होगा, इसका मतलब कंप्लीट ऑक्जेलिक एसिड, जो ऑक्जेलिक एसिड है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया है। अब हमारा जो सोल्यूशन है उसका pH जो है बेसिक होने लगा है। तो ये हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होगा। और यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड के 10 ml को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने में कितना NaOH का रिक्वायरमेंट हुआ, अगर हम मान लेते हैं कि ये यहाँ तक खाली हुआ तो इसने में कितना ml हमारा है उसको हम लोग सिंपली नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग जो फ्लास्क है उसके कंटेंट को फेंक देंगे और फिर उसके बाद में इसमें 10 ml 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड को फिर से लेंगे, 2 से 3 ड्रॉप फिनोफ्थलीन को फिर से ऐड करेंगे और टाइट्रेशन को फिर से स्टार्ट करेंगे। और ये टाइट्रेशन या प्रोसीजर को हम लोग कब तक रिपीट करेंगे, तो अगर जब तक कि या तो हमारी दो सेम वैल्यू नहीं आ जाती हैं तब तक हम लोग टाइट्रेशन को सिंपली रिपीट करेंगे, या इस टाइट्रेशन को हम लोग 3 बार करेंगे और तीनों बार में जो भी हमारा NaOH का वॉल्यूम आया उसको उसके एवरेज को कैलकुलेट कर लेंगे। जो हमारा जो रीडिंग है अगर वो जब 3 बार आई तो उन तीनों को ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाई 3 कर लिया तो एवरेज आ गया। तो या तो 3 बार करके एवरेज को निकाल लेंगे या तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि दो सेम रीडिंग हमारी नहीं आ जाती है। और फिर ये जो हमारा कितना जो NaOH है, कितना वॉल्यूम हमारा NaOH 0.1 नॉर्मल NaOH का रिक्वायर्ड हुआ 10 ml ऑक्जेलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। और जब हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम लोग कैलकुलेशन की ओर मूव करेंगे। और जो कैलकुलेशन है उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ द N1V1 इज इक्वल टू N2V2। और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर जो वन साइड है वहाँ पे हम क्या लें और टू साइड में हम लोग यहाँ पे क्या लें। तो वो सब्सटेंस जिसकी नॉर्मलिटी हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम लोग अगर वन साइड में लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है हमारा उसको हम लोग यहाँ पे टू साइड में लेंगे। तो N1 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जिसे हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं तो इसकी नॉर्मलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। जो हमारा यहाँ पे V1 है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड। हमने फ्लास्क में हर बार 10 ml ऑक्जेलिक एसिड लिया था तो इसकी प्लेस पे 10 हो जाएगा। उसके बाद में N2 क्या है, दैट इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड NaOH जो कि 0.1 नॉर्मल का है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो 0.1 आ जाएगा। और जो V2 है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द NaOH जो कि हमने मेज़र किया है, जो हमारा जो 3 बार किया और जो ब्यूरेट की रीडिंग है उसका जो एवरेज कैलकुलेट किया वो हमारा यहाँ पे V2 है। और इस तरीके से हम लोग जो फार्मूला है हमारा क्या हो जाएगा, जो N1 है वो हमें कैलकुलेट करना है तो ये इसी साइड रहेगा, V1 को हम लोग इस साइड लाएंगे तो N1 इज इक्वल टू N2 V2 अपॉन V1। और जो N2 है वो 0.1 है, जो V2 है उसको हम लोगों ने मेजर्ड किया विद द टाइट्रेशन, और जो V1 है वो ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम है जो कि 10 ml है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम ये मानते हैं कि जब हमने पहली बार टाइट्रेशन किया तो जो हमारा आया NaOH का वॉल्यूम वो 9 ml आया। उसके बाद जब हमने उसके बाद फिर से वो टाइट्रेशन किया तो जो NaOH का जो वॉल्यूम है वो हमारा 9.2 आया। उसके बाद में फिर से हमने जब टाइट्रेशन किया तो जो हमारा था NaOH उसका वॉल्यूम हमारा 9.4 आ गया। ये हम लोग जस्ट मान लेते हैं। तो इन तीनों को पहले हम लोग सिंपली ऐड करेंगे। तो इनको जब ऐड करेंगे 9 9 18 9 27 27.6 हो जाएगा अपॉन 3 कर देंगे एवरेज को निकालने के लिए। तो फिर हमारा यहाँ पे इसका जो आएगा एवरेज वो 9.2 आ जाएगा। तो ये 9.2 ml क्या आ गया, ये आ गया हमारा V1। और इसको जब हम लोग ये हमारा आ गया V2, सॉरी
ये हमारा आ गया यहाँ पे V2, और जब इसको हम लोग इस जो फार्मूला है उसमें डालेंगे N1 इज इक्वल टू ये क्या हो गया V1 V2 इंटू N2 अपॉन V1, और जो हमारा था V2 वो कितना था 9.2, जो N1 है वो 0.1 है, अपॉन जो हमारा V1 है वो 10 है। तो इस तरीके से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.92 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10, ये फ्रेम से बाहर हो गया। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.92, इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ऑक्जेलिक एसिड का प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन आपको अच्छे से जो क्लियर हो गया होगा। एक बार हम लोग थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को आगे के जो प्रोसेस है उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है वो जिस सब्सटेंस का आप स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं उसका क्या फार्मूला है वो आपको याद रखना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है याद रखना है, रिएक्शन को अच्छे से याद रखना है। रिएक्शन के बाद में जो भी सब्सटेंस यहाँ पे हैं जिनको आपस में रिएक्ट कराना है उनका प्रिपरेशन आपको याद रखना है। उसमें स्पेसिफिकली आपको ये ध्यान देना है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है और उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, और उससे आप उसको यहाँ पे सिंपली प्रिपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में इंडिकेटर कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है, और साथ साथ में इंडिकेटर एंड पॉइंट के बाद में किस कलर में चेंज हो रहा है वो आपको सिंपली याद रखना है। तो इतनी चीज़ें आपको हर एक टाइट्रेशन में अच्छे से याद रखनी है। तो ये तो हमारा हो गया, ये हो गया फर्स्ट वन। दूसरा जो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आपको स्टडी करना है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिलेबस देखें तो ये ऑक्जेलिक एसिड का हो गया। उसके बाद में अगला जो हमारा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। तो इसके पहले वाले ऑक्जेलिक एसिड में जो हम लोगों ने यूज किया तो वहाँ पे हमने एक शब्द लिया था स्टैंडर्ड 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। तो वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन स्टैंडर्डाइज करने के बाद में वो सोल्यूशन हमने यूज़ किया था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है उसका स्टैंडर्डाइजेशन और प्रिपरेशन किस तरीके से होता है अगर उसको देखें तो इसका जो हमारा फार्मूला है वो आप लोगों को सबको याद होगा NaOH। ओके, अब जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके अगर स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके से इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सकता है। एक जो पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट है अगर उसको यूज़ करके भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी यूज़ करके हम लोग NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन दोनों में जो आपको बेहतर तरीके से याद रह जाए उसको आपको एग्ज़ाम में जो है राइट डाउन करना है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे दोनों के बारे में बात करेंगे और दोनों को अच्छी तरीके से आसान तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट के द्वारा किस तरीके से NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट है वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में रिएक्ट करता है तो जो NaOH है उसका जो सोडियम आयन है वो पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट का जो ये हाइड्रोजन आयन है उसको रिप्लेस करता है, और जब ये इसको रिप्लेस करता है और यहाँ पे आके खुद अटैच हो जाता है तो ये जो पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट था तो हाइड्रोजन हट गया तो ये पोटेशियम सोडियम फैथलेट में कन्वर्ट हो गया क्योंकि सोडियम आयन आके यहाँ पे अटैच हो गया, और इससे जो एक हाइड्रोजन बाहर निकला उसने OH के साथ में रिएक्ट किया और ये एक वाटर के मॉलिक्यूल में सिंपली कन्वर्ट हो गया। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे इस प्लेस पे देख लेते हैं। तो ये हमारा इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू इस प्लेस पे करेंगे, फिर हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और सेकंड प्रिंसिपल को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है इसमें हमें दो सोल्यूशन प्रिपेयर करने हैं, एक पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट को प्रिपेयर करना है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमें सिंपली प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं जैसा कि हम लोगों ने ऑक्जेलिक एसिड में देखा था उसमें भी। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40 ग्राम पर मोल। तो एक नॉर्मल बनाना है तो 40 ग्राम को 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो एक नॉर्मल बनेगा। 0.1 नॉर्मल बनाना है तो 40 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 4 ग्राम को अगर हम लोग 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे 0.1 नॉर्मल NaOH का सोल्यूशन
फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को देखें तो हमें जो दूसरा सोल्यूशन प्रिपेयर करना है वो है 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट को हमें प्रिपेयर करना है। तो जो पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट है उसका जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, KC8H5O4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होगा 204.24 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसको भी आप आसान तरीके से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आखिर ये 204.24 किस तरीके से आया। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें एक पोटेशियम है, ठीक है, उसके बाद में जो हमारा कार्बन है वो कितने हैं, 8 हैं, जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 5 हैं, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो अब हम लोग जो पीरियोडिक टेबल है उस पर आ जाते हैं। तो इसमें जो पोटेशियम है उसका हमारा कितना होता है, 39.098 ग्राम इसका वेट होता है। तो इसको हम लोग 39 ही मान लेते हैं। तो इस प्लेस पे हम लोग मल्टीप्लाई बाई 39। उसके बाद में अगर हम लोग जो कार्बन है उसको देखें तो इसका जो वेट है वो कितना होता है, 12 ग्राम। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा, तो ये हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो इसको भी आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ऑक्सीजन का कितना है, 16 होता है, तो इसको भी प्लेस कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 39 हो गया, और ये हो गया 12 × 96, और उसके बाद में ये 5, और ये हो गया 64, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा जो पॉइंट वगैरह है वो छोड़े हैं, तो हम लोग जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके लगभग पास में आ जाएंगे। तो ये हो गया 9 × 6 = 15, 5 × 20, 4 × 24, 4 बचा 2, और ये 5 9 5 हो गया 14, 6 20, मतलब 204 ग्राम पर मोल हमारे पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे भी कितना है, 204.24 ग्राम पर मोल इसका हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो यहाँ पे है। तो अगर इसका एक नॉर्मल हमें प्रिपेयर करना है तो इसमें भी अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो केवल एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट भी होगा। तो एक नॉर्मल अगर हमें प्रिपेयर करना है तो 204.24 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट को जब 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 1 नॉर्मल का सोल्यूशन फॉर्म होगा। और अगर 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है तो डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा, 20.424 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट को अगर हम लोग 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा सोल्यूशन 0.1 नॉर्मल का फॉर्म हो जाएगा। तो आई थिंक सो ये जो हमारी दोनों प्रिपरेशन है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग किस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस को करते हैं उसको देख लेते हैं। तो एक चीज़ और आप लोगों को अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो इस तरीके का डायग्राम ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है जैसे ही वो डायग्राम को देखेगा वो जो थ्योरी का पोर्शन है वो थोड़ा सा उसको अवॉइड करेगा, और इसी में अगर आपने सब चीज़ें सही लिख रखी हैं तो आपको वो पूरे के पूरे नंबर दे करके अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में डायग्राम को बहुत अच्छे से याद रखिएगा और प्रिपेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो हमें यहाँ क्या करना है, NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन करना है। प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा होगा, पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट का। तो जो हमने 0.1 नॉर्मल का पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर किया उसको हम लोग ब्यूरेट में फिल कर लेंगे। उसके बाद में एक हम लोग कोनिकल फ्लास्क लेंगे, इसमें हम लोग 10 ml 0.1 नॉर्मल NaOH के सोल्यूशन को फिल करेंगे, और इसमें हम लोग 2 से 3 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर को इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग फिनोल्फ्थालीन को इस प्लेस पे डालेंगे तो आप लोगों को अगर इससे पहले जो मैंने कहा था याद हो कि फिनोल्फ्थालीन एसिड में उसका कलर कलरलेस होता है और बेस में उसका कलर पिंक कलर का होता है। तो जैसे ही फिनोल्फ्थालीन की 2-3 ड्रॉप को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये इसका जो सोल्यूशन का कलर है वो पिंक हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हम लोग इसको पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट को यूज़ करके NaOH का टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट को जब इसमें हम लोग डालेंगे तो वो क्या होगा, NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा और वो पोटेशियम सोडियम फैथलेट का फॉर्मेशन
यहाँ पे करेगा और इसमें हमारा NaOH की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब NaOH इसमें कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही अगली ड्रॉप हम लोग पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट की ऐड करेंगे, ये हमारा जो सोल्यूशन है जो कि न्यूट्रल हुआ है वो हमें स्लाइटली एसिडिक की ओर मूव होते हुए देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये स्लाइटली एसिडिक होगा, जो फिनोफ्थलीन है उसका कलर चेंज हो जाएगा और फिनोफ्थलीन हमारा पिंक कलर में वो कलरलेस होते हुए हमें देखने को प्राप्त होगा। तो जो हमारा एंड पॉइंट है वो क्या होगा कि जो हमारे सोल्यूशन का पिंक कलर है वो चेंज होकर के कलरलेस हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा 10 ml था NaOH उसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने में कितना पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट का वॉल्यूम कंज्यूम हुआ V2, वो हम लोग यहाँ पे सिंपली मेज़र कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग ये जो फ्लास्क है उसके सोल्यूशन को फेंक देंगे। फिर से 10 ml 0.1 नॉर्मल NaOH को इसमें ऐड करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप फिनोफ्थलीन को ऐड करेंगे, ये सोल्यूशन पिंक कलर का हो जाएगा। फिर से पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट को इसमें ऐड करते जाएंगे और फिर से जैसे ही इसका कलर जो है चेंज होकर के कलरलेस हो जाएगा, वो हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट हो जाएगा। और कितना वॉल्यूम हर बार हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट का यूज़ हो रहा है 10 ml NaOH को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हम लोग सिंपली नोट डाउन कर लेंगे। और इस टाइट्रेशन को हम लोग अगेन तब तक रिपीट यहाँ पे करेंगे जब तक कि कोई 2 समान रीडिंग हमारी ना आ जाए, या फिर इसको हम लोग 3 बार परफॉर्म करेंगे और जो भी वॉल्यूम हमारा आया उसका एवरेज हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। और इसको भी कैलकुलेट करने का वही सेम फार्मूला N1V1 इक्वल टू N2V2। और यहाँ पे 1 के साइड हम लोग जिसको कैलकुलेट करना है मतलब NaOH को हम लोग यहाँ रखेंगे, और 2 के साइड हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जो कि पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट का है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो N1 क्या हो जाएगा, N1 इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ द NaOH जिसे हमें कैलकुलेट करना है। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द जो NaOH जो कि हमने हर बार यहाँ पे 10 ml लिया है। अगर आप लोग इस यहाँ पे देखें तो हर बार हम लोगों ने NaOH को 10-10 ml लिया है, तो जो V1 है वो हमारा 10 ml हो जाएगा। जो N2 है वो क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट जो कि 0.1 नॉर्मल का है, यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। और V2 वॉल्यूम ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट जिसको हम लोगों ने जो एवरेज है उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग जो हमारा NaOH का सोल्यूशन है उसकी एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी कितनी है उसको कैलकुलेट करके उसका स्टैंडर्डाइजेशन आसानी से कर सकते हैं। तो अगेन अगर मैं आपसे यहाँ पे इन द केस बात करता हूँ तो क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, तो सबसे पहले आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के पहले प्रिंसिपल में पोटेशियम हाइड्रोजन जो फैथलेट है वो NaOH के साथ में रिएक्ट करता है, और ये यहाँ पे पोटेशियम सोडियम फैथलेट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो हमारा NaOH है उसको प्रिपेयर करने के लिए 0.1 नॉर्मल 4 ग्राम को 1 लीटर डिस्टिल वाटर में अगर हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोजन जो फैथलेट है उसका मॉलिकुलर वेट 204.24 ग्राम होता है, तो इसका अगर 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है तो ये 20.424 ग्राम अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट को 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। जो ब्यूरेट है उसमें हम क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट के 0.1 नॉर्मल के स्टैंडर्ड सोल्यूशन को लेंगे। जो फ्लास्क है उसमें हम लोग 10 ml 0.1 नॉर्मल NaOH को ऐड करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप फिनोफ्थलीन को ऐड करेंगे, इसका कलर पिंक हो जाएगा। धीरे धीरे पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे तो क्या होगा, NaOH हमारा धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होगा। जो ये सोल्यूशन है उसका pH हमारा जो बेसिक है उससे न्यूट्रल की ओर आएगा। उसके बाद में जैसे ही जो NaOH है वो ख़त्म हो जाएगा, जो सोल्यूशन है उसका pH न्यूट्रल हो जाएगा, और जैसे ही 1 ड्रॉप हम लोग और ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो सोल्यूशन का pH है वो हमें एसिडिक की ओर जाते हुए देखने को मिलेगा, और फिनोफ्थलीन हमें पिंक कलर में कन्वर्ट होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। तो ये इसका हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। उसके बाद में अगर हम लोग जो सेकंड प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करते हैं तो पहले इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। तो रिएक्शन ये इसकी काफ़ी सिंपल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 मोल NaOH 1 मोल NaOH के साथ में रिएक्ट करता है, और ये यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और वाटर के मॉलिक्यूल को सिंपली रिलीज करता है। तो इसमें भी हमें HCl का सोल्यूशन बनाना है और NaOH के सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। तो जो हमारा 0.1 नॉर्मल का NaOH का सोल्यूशन है उसको हम लोग इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर यहाँ पे कर सकते हैं, और जो दूसरा सोल्यूशन है जो कि 0.1 नॉर्मल
HCl का है उसको प्रिपेयर करने में आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो HCl हमारे लैब में हमें मिलता है वो 100% कंसनट्रेटेड प्योर फॉर्म में नहीं होता है। जो लैब में HCl होता है वो 37% का HCl का एक स्टॉक सोल्यूशन हमें दिया जाता है। और ये जो 37% का HCl का स्टॉक सोल्यूशन है उसमें से हम लोग 8.3 ml HCl को अगर लेते हैं और उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 0.1 नॉर्मल HCl हमारा सिंपली फॉर्म हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है, 8.3 ml 37% के HCl को अगर 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो 0.1 नॉर्मल का हमारा जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो ये दोनों सोल्यूशन हमारे प्रिपेयर हो गए। अब हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन किस तरीके से करेंगे, तो इसमें हम लोग जो ब्यूरेट है उसमें NaOH को फिल कर लेंगे, 0.1 नॉर्मल NaOH जिसे हमें स्टैंडर्डाइज करना है उसको हम लोग जो ब्यूरेट है उसमें फिल कर लेंगे। उसके बाद में जो फ्लास्क है उसमें हम लोग 0.1 नॉर्मल HCl के 10 ml को सबसे पहले ऐड करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप फिनॉल्फ्थलीन को डालेंगे। तो ये HCl है, इसमें फिनॉल्फ्थलीन को डालेंगे तो ये कलरलेस होगा। उसके बाद में जब इसमें थोड़ा थोड़ा NaOH को ऐड करते जाएंगे तो वो HCl के साथ में रिएक्ट करता जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सोल्यूशन हमारा कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाएगा और जैसे ही एक ड्रॉप हम लोग NaOH को इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो सोल्यूशन का pH है वो हमें स्लाइटली बेसिक की ओर जाते हुए देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये स्लाइटली बेसिक होगा फिनॉल्फ्थलीन का कलर चेंज हो जाएगा और वो पिंक कलर में हमें कन्वर्ट होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो प्रोसीजर है उसको हम लोग तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि 2 सेम रीडिंग ना आ जाए, या इसको हम लोग 3 बार परफॉर्म करेंगे और तीनों बार कितना वॉल्यूम NaOH 10 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे और उसके एवरेज को हम लोग सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला अगेन हमारा वही N1V1 इक्वल टू N2V2 और इसमें हम लोग 1 के साइड वो सब्सटेंस जिसे हमें स्टैंडर्डाइज करना है मतलब NaOH को रखेंगे और 2 के साइड हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो कि HCl है उसको रखेंगे। तो N1 क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ द NaOH जो हमें कैलकुलेट करना है, V1 वॉल्यूम ऑफ द NaOH जिससे हमें मेजर्ड करना है, जो हमने यहाँ पे मेजर्ड किया है। ये जो हमारे जो ये आया एवरेज आया या 2 समान रीडिंग आई वो किस चीज़ की थी, NaOH की थी, वो हमने टाइट्रेशन से पता कर लिया। N2 नॉर्मलिटी ऑफ द HCl जो कि 0.1 नॉर्मल है जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड है। उसके बाद में जो V2 है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द HCl जो कि हम लोग हर बार 10 ml को इसमें डाल रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करके सोडियम हाइड्रोक्साइड की वास्तविक नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो 2 सब्सटेंस हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो तीसरा सब्सटेंस है जिसे हमें आपको स्टडी करना है, तो तीसरा सब्सटेंस है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का हमें प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन आप लोगों को स्टडी करना है। तो अगर हम लोग जो सिलेबस में देखें, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो आइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का किस तरीके से प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है, रिएक्शन। तो रिएक्शन में हम लोग सोडियम जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको टाइट्रेट करने के लिए जो प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो है सोडियम कार्बोनेट को हम लोग एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं या स्टैंडर्ड सोल्यूशन के रूप में यूज़ करते हैं। तो जो 1 मोल हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो जब 1 मोल HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे हमें NaSCO3 और NaCl का फॉर्मेशन करते हुए देखने को मिलता है। मतलब जो HCl है उसमें से जो Cl आयन है वो एक सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा और NaCl का फॉर्मेशन कर देगा और हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, दैट इज़ द NaHCO3 का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो NaHCO3 फॉर्म हुआ ये फिर एक और HCl के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा और ये फिर जब इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो ये जो इसका Cl आयन है वो इसका एक जो बचा हुआ सोडियम है उसको ये रिप्लेस कर देगा और ये NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को लेगा और इससे एक ऑक्सीजन को लेगा और ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे जब इसने एक ऑक्सीजन ले लिया तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। तो ये इसकी जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है। और अगर इसके ओवरऑल रिएक्शन को देखें
तो जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो 2 मोल HCl के साथ में रिएक्ट करता है। जो रिएक्शन है उसको जब ऐड करते हैं तो क्या होता है कि ये जो चीज़ें दोनों साइड हमारी कॉमन है वो कट जाती हैं। तो ये जो NaSCO3 यहाँ पे भी है, NaSCO3 यहाँ पे भी है, तो ये दोनों सिंपली कट जाएगा। तो ये यहाँ पे रह गया Na2CO3 और 2 HCl यहाँ पे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखें तो 2 NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 2 मोल NaCl यहाँ पे हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो 1 मोल वाटर रह जाएगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो 1 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे रह जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या है कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट जो कि एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है 2 मोल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और ये 2 मोल सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन करता है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो रिएक्शन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इतना सब नहीं याद हो रहा है तो केवल ये जो फाइनल रिएक्शन है इसको याद कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग फाइनल रिएक्शन में देखें तो हमें 2 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अगेन एक सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है, दूसरा हमें यहाँ पे HCl के सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। तो आइए इन दोनों को प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं उसको देख लेते हैं और उसके साथ साथ में इसके स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले भी बात किया, 8.3 ml 37% के HCl के स्टॉक सोल्यूशन में से अगर लें और उसको 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में डाल दें तो 0.1 नॉर्मल HCl का सोल्यूशन हमारा फॉर्म हो जाता है। और ये किस तरीके से हुआ, तो जो हमारे 37% का HCl का स्टॉक का बॉटल होता है जो कि लैब में होता है, उसकी जो नॉर्मलिटी है वो 12 नॉर्मल का एक सोल्यूशन वहाँ पे होता है। और ये कितने नॉर्मल, ये जो हमारे लैब में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टॉक सोल्यूशन है वो उसकी नॉर्मलिटी 12 है। तो अगेन N1V1 इक्वल टू N2V2 के फार्मूले को यूज़ करेंगे और जो स्टॉक बॉटल है उसमें से कितना HCl हमें लेना है वॉल्यूम को हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इस साइड हमारा स्टॉक वाला है और इस साइड हमें जो प्रिपेयर करना है वो HCl है। तो स्टॉक वाले की नॉर्मलिटी कितना है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। V1 हमें कैलकुलेट करना है और हमें कितना बनाना है, कितने नॉर्मल का 0.1 नॉर्मल का प्रिपेयर करना है और हमें कितना वॉल्यूम प्रिपेयर करना है तो 1000 ml हमें प्रिपेयर करना है। तो ये 0.1 इंटू 1000 और ये 12 जब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 8.333 आएगा, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 8.3 ml अगर हम लोग 37% के HCl के स्टॉक बॉटल से सोल्यूशन को लें और 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो फिर हमारा यहाँ पे जो सोल्यूशन फॉर्म होगा वो बेसिकली 0.1 नॉर्मल का HCl का सोल्यूशन होगा। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे गलत बोल गया। 8.3 ml अगर हम लोग HCl के स्टॉक जो सोल्यूशन है 37% के उसको लें और 1000 ml तक डिस्टिल वाटर से वॉल्यूम को मेकअप कर दें तो जो सोल्यूशन बनेगा वो 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन फॉर्म होगा। अब आइए HCl का तो सोल्यूशन बन गया, अब हम लोग सोडियम कार्बोनेट के 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 105.988 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, या अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 106 ग्राम पर मोल इसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये क्या है Na2CO3, Na2CO3। तो यहाँ पे जो हमारे सोडियम है वो कितने हैं 2 हैं, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, ये हम लोगों ने देखा था जो सोडियम है उसका वेट कितना है 23, तो ये कितना हो जाएगा 23। जो हमारा कार्बन है उसका कितना होता है 12 होता है, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये कितना हो गया 46 हो गया। ये कितना हो गया 12 हो गया और ये हो गया 6 त्रिक 18, 1 और 3 और 4 48 हो गया। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 8 2 10 6 16, ठीक है, 1 हो गया यहाँ पे, तो 5 6 4 10, तो ये कितना हो गया 106 ग्राम पर मोल हमारा
यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। इस तरीके से आप सारे सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा जो कि है सोडियम कार्बोनेट, इसमें 2 रिप्लेसेबल सोडियम आयंस यहाँ पे हैं। तो जब 2 रिप्लेसेबल सोडियम आयंस हैं तो जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो 2 रिप्लेसेबल जो आयन है उसको अगर इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन द जो हमारा इसका वैलेंसी है या रिप्लेसेबल आयंस है तो ये 106/2 मतलब 53 ग्राम पर जो यहाँ पे इक्विवेलेंट इसका हमारा इक्विवेलेंट वेट हो गया, यहाँ पे हो गया है लीटर, ये होना चाहिए ग्राम पर इक्विवेलेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर इसके 1 नॉर्मल सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है तो 53 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व करना होगा। अगर इसका हमें 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है तो फिर हमें डिवाइडेड बाई 10 5.3 ग्राम अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट को लें और उसको 1 लीटर जो डिस्टिल वाटर का सोल्यूशन है उसमें अगर प्रिपेयर कर लें तो वो हमारा जो सोल्यूशन है वो 0.1 नॉर्मल का सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई थिंक सो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से HCl के 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है और किस तरीके से 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। अब आइए हम लोग इसके स्टैंडर्डाइजेशन को देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो ब्यूरेट है उसमें क्या लेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड जो कि 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है उसको हम लोग ब्यूरेट में 0 मार्क तो यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे और उस जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें हम लोग 10 ml 0.1 नॉर्मल HCl को जिसे हमें स्टैंडर्डाइज करना है उसको इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे, तो एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं जिससे कि आपको आगे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी टाइट्रेशन लिए, लाइक अगर ऑक्जेलिक एसिड को देखें तो ऑक्जेलिक एसिड में जो टाइट्रेशन हो रहा है एक एसिड है और एक बेस है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा फिनोल्फ्थलीन है उसको यूज़ कर रहे थे। अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को लें तो इसमें भी जो पोटेशियम हाइड्रोजन फैथलेट है एसिड है और ये बेस है। तो यहाँ पे हम लोग फिनोल्फ्थलीन को एज ए इंडिकेटर यूज़ कर रहे थे। इसमें भी एक एसिड है और एक बेस है तो फिनोल्फ्थलीन को हम लोग इंडिकेटर की तरह यूज़ कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे टाइट्रेशन में एसिड को बेस से हमें डायरेक्टली टाइट्रेट करना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग फिनोल्फ्थलीन को एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये वाले टाइट्रेशन में देखें तो इसमें HCl तो हमारा एसिड है लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट है ये बेस नहीं है। तो यहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन सिंपली नहीं हो रहा है, एसिड का केवल न्यूट्रलाइजेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके का अगर टाइट्रेशन होता है जहाँ पे केवल एक एसिड हो लेकिन दूसरा बेस न हो तो उस कंडीशन में जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो मेथिल ऑरेंज हम लोग यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग 2 से 3 ड्रॉप मेथिल ऑरेंज को एज ए इंडिकेटर इसमें ऐड कर देंगे और मेथिल ऑरेंज को जैसे ही HCl में ऐड करेंगे इसका कलर हमें ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा। और उसके बाद में जो HCl है उसको हम लोग स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट से टाइट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग सोडियम कार्बोनेट को इसमें ऐड करते जाएंगे और जो हमारा सोडियम जो कार्बोनेट है वो क्या करेगा, HCl के साथ में रिएक्ट होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा जो सोल्यूशन है उसमें का कम्प्लीटली HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग अगली ड्रॉप को यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो मेथिल ऑरेंज है जो कि ऑरेंज कलर का एसिडिक इन्वायरमेंट में था उसका कलर चेंज होगा और ऑरेंज कलर हमें चेंज होके पिंक कलर में कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, इंडिकेटर कौन सा है, मेथिल ऑरेंज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और जो हमारा स्टार्टिंग में कलर है वो क्या है, ऑरेंज कलर का है। एंड पॉइंट के बाद में जो कलर है वो पिंक कलर का हो जा रहा है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा सिंपली मेमोराइज करना है। और इसको जो टाइट्रेशन है उसमें कितना वॉल्यूम हमारा सोडियम जो कार्बोनेट है वो 10 ml 0.1 नॉर्मल HCl को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ हो रहा है उसको हम लोग सिंपली नोट कर लेते हैं। टाइट्रेशन को हम लोग तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि 2 समान रीडिंग ना आ जाए, या हम लोग 3 बार टाइट्रेशन को करते हैं और जो भी वॉल्यूम आया है उसके एवरेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगेन सेम फार्मूला जो कि अभी तक हम लोग यूज़ करते आए हैं,
N1V1 इक्वल टू N2 जो V2 को यूज़ करेंगे। HCl का टाइट्रेशन कर रहे हैं तो HCl को 1 के साइड रखेंगे और जो सोडियम कार्बोनेट है उसको हम लोग 2 के साइड रखेंगे। तो N1 इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ द HCl जो कि हमें कैलकुलेट करना है, V1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द HCl जो कि हम लोग 10 ml हर बार फ्लास्क में ले रहे हैं। तो उसके बाद में N2 हमारा क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ द सोडियम कार्बोनेट जो कि एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, 0.1 नॉर्मल का जो सॉल्यूशन है उसको यूज़ कर रहे हैं। और V2 हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द Na2CO3 जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज को कैलकुलेट करके मेजर्ड कर लिया है। और इस तरीके से हम लोग HCl की वास्तविक नॉर्मलिटी कितनी है उसको कैलकुलेट करके उसके स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका भी टाइट्रेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। रिएक्शन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद में जो HCl है इसमें 8.3 को याद कर लीजिएगा। 8.3 ml 37% HCl को जब 1 लीटर जो हमारा है यहाँ पे वो डिस्टिल वाटर के रूप में प्रिपेयर करते हैं तो 0.1 नॉर्मल HCl फॉर्म हो जाता है। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसका मॉलिक्यूलर वेट 106 ग्राम पर मोल होता है और इसका जो इक्विवेलेंट वेट है तो 2 रिप्लेसेबल सोडियम आयंस है तो डिवाइडेड बाई 2 इक्विवेलेंट वेट इसका 53 ग्राम पर इक्विवेलेंट इसका वेट होता है। और एक नॉर्मल बनाना है तो 53 ग्राम को हम लोग जो 1 लीटर डिस्टिल वाटर से सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो 1 नॉर्मल का फॉर्म होगा। और अगर 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है तो 5.3 ग्राम हम लोग सोडियम कार्बोनेट को लेंगे और 1 लीटर डिस्टिल वाटर को यूज़ करके इसका जब सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। जो ब्यूरेट है उसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड Na2CO3 के सोल्यूशन को लेंगे। जो फ्लास्क है उसमें 10 ml 0.1 नॉर्मल HCl को लेंगे। याद क्या रखना है, मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो इसके 2-3 ड्रॉप ऐड करेंगे तो ये सोल्यूशन ऑरेंज का जो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसको ऐड करते जाएंगे, HCl न्यूट्रलाइज होगा और जैसे ही HCl की कंसंट्रेशन ख़त्म होगी जो हमारा इंडिकेटर है वो ऑरेंज कलर से हमें पिंक कलर में चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। और N1V1 इक्वल टू N2V2 के फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे और जो भी हमारा जो है यहाँ पे HCl उसकी वास्तविक नॉर्मलिटी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब आइए हमारा जो अगला सब्सटेंस है जो कि है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 उसके प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो एक ही वीडियो में सबको कंप्लीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। जो हर एक कंपाउंड है उसका मैं प्लेलिस्ट पे किस टाइम सेक्शन में वो स्टार्ट हो रहा है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको किसी एक को पढ़ना है तो आप वहाँ पे जा कर के उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका फार्मूला क्या है, Na2H2O3 इसको याद रखिएगा। और जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट है इसको जब हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है तो ये बेसिकली हम लोग इसको जो प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको यूज़ करके स्टैंडर्डाइज करते हैं और इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में इसके स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका स्टैंडर्डाइजेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में होता है और ये HCl और पोटेशियम आयोडाइड KI की प्रेजेंस में इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो आइए रिएक्शन को देख लेते हैं जो कि हमारे टाइट्रेशन की जान होती है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको हम लोग लेंगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या है, K2Cr2O7 और इसको जब हम लोग 6 मोल पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl जिसके हम लोग 14 जो HCl के मोल हैं वो रिएक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें इससे 3 मोल आयोडीन लिबरेट होते हुए देखने को मिलती है। उसके साथ साथ में जो हमारा है क्रोमियम क्लोरेट के 2 मोल फॉर्म होते हैं और जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड है उसके 8 मोल फॉर्म होते हैं और 7 मोल वाटर मॉलिक्यूल हमें इससे रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये जो रिएक्शन है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब जब यहाँ पे रिएक्शन में आयोडीन जो लिबरेट हो रही है
उसका हम लोग टाइट्रेशन फिर सोडियम थायोसल्फेट के साथ में कराने का काम करते हैं। तो जब हम लोग इसमें जो जो हमारा आयोडीन है वो इसके साथ में रिएक्ट करता है, तो ये 2 मोल सोडियम थायोसल्फेट के साथ में 1 मोल आयोडीन का रिएक्ट करता है, और ये यहाँ पे हमें सोडियम टेट्राथायोनेट का फॉर्मेशन करते हुए देखने को मिलता है, और 2 हमारे सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होते हैं। तो अब जो अभी हम लोग जब टाइट्रेशन में आएंगे तो ये रिएक्शन थोड़ा आप लोगों को और बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये रिएक्शन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे टाइट्रेशन की जान है। अगर आप रिएक्शन को सही सही लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो हमें कौन कौन से सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है, तो हमें सिंपली जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट है उसका जो सोल्यूशन है उसको हमें यहाँ पे जो है हम लोगों को प्रिपेयर करना है, और स्टार्च का जो सोल्यूशन है उसको हमें सिंपली प्रिपेयर करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। तो इसका जो हमारा है मॉलिकुलर वेट सोडियम थायोसल्फेट का, तो जो सोडियम थायोसल्फेट है ये भी पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें कनेक्ट होते हैं। तो इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना हो जाता है, वो है 248 ग्राम पर मोल इसका मॉलिकुलर वेट होता है। तो चाहिए तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, जो हमारा सोडियम है वो कितने हैं, 2 हैं। जो सल्फ़र है वो कितना है, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, तो 3 यहाँ पे हैं, 5 यहाँ पे हैं, तो 8 टोटल ऑक्सीजन हो गए। उसके बाद में अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 10 हैं। तो ये इसका हमारा हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली देखें तो यहाँ पे देखिए जो सोडियम है उसका वेट कितना है, 23। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाई 23 कर देते हैं। जो हमारा है सल्फ़र, उसका अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, तो आइए देख लेते हैं। तो सल्फ़र कहाँ है भाई, एक बार देख लूँ। हाँ ये रहा, ये आप देखिए। तो ये है हमारा सल्फ़र, इसका कितना है 32.06। तो इसको हम लोग 32 नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया 32। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे ये 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 46 हो गया। उसके बाद में ये हो गया हमारा 64 हो गया। ओके, 8 छंग 48 के 8 हासिल लगा 4, और 128 हो गया। और ये यहाँ पे हमारा 10 हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 6 4 10 8, 18 के 8 हासिल लगा 1। तो 5 6 5 11, 12 13, और एक 14 के 4 हासिल लगा 1। तो ये 248 ग्राम पर मोल हमारा इसका मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। और वही हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया है, 248 ग्राम पर मोल इसका मॉलिकुलर वेट होता है। और अगर हमें इसका 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है, तो एक चीज़ आपको और दिखा दूं, जो कि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्लास में खूब सारे इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 2 मोल हमारा सोडियम थायोसल्फेट अगर 1 मोल आयोडीन से रिएक्ट करता है, तो ये बेसिकली इसमें से जो है जो पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड हमारा फॉर्म हो रहा है वो 2 मोल फॉर्म हो रहा है। मतलब कि इसमें से हर 1 मोल से केवल 1 सोडियम को ये रिप्लेस करता है और 2 को छोड़ देता है। मतलब कि 1 मोल से केवल 1 सोडियम रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो इसका मॉलिकुलर वेट ही होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। इसका हमें 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है। तो 248 डिवाइडेड बाई 10, जो कि 24.8 ग्राम जो है पर 1000 ml यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम लोग 24.8 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फ्री जो डिस्टिल वाटर है उसमें प्रिपेयर करके 1000 ml प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो 0.1 नॉर्मल का सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद में जो हमें अगला सोल्यूशन प्रिपेयर करना है वो है स्टार्च सोल्यूशन। तो
अगर हमें स्टार्च सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें 1 ग्राम स्टार्च को हम लोग यहाँ पे लेंगे और उसको कुछ ml जो डिस्टिल वाटर है उसमें डाल करके एक स्लरी, एक जो हमारा पेस्ट टाइप का आप कह सकते हैं, उस टाइप का हम लोग इसको प्रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग उसमें 100 ml जो बॉइलिंग वाटर है उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे सिंपली ऐड करते हैं जब तक कि एक ट्रांसलूसेंट सोल्यूशन फॉर्म नहीं हो जाता, एक धुंधला सोल्यूशन फॉर्म नहीं हो जाता। मतलब 1 ग्राम स्टार्च को लिया, थोड़ा सा उसमें हम लोगों ने पानी डाला और एक स्लरी को फॉर्म कर लिया। उसके बाद में 100 ml बॉइलिंग जो वाटर है उसको लिया और उसको धीरे धीरे तब तक डालते हैं जब तक कि एक ट्रांसलूसेंट, एक धुंधला सोल्यूशन उसका प्रिपेयर नहीं हो जाता है। तो अब आइए हम लोग सोडियम थायोसल्फेट के स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस को देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक आयोडीन फ्लास्क लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने रिएक्शन में देखा, तो यहाँ पे जो आयोडीन है वो फॉर्म हो रहा है और आयोडीन हमारे फ्लास्क से बाहर न निकल जाए, वो उसमें से स्किप ना हो जाए, इसलिए हम लोग कोनिकल फ्लास्क को नहीं लेते हैं, आयोडीन फ्लास्क को यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0.125 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को यहाँ पे लेते हैं और उसको 25 ml जो हमारा वाटर है, डिस्टिल वाटर है, उसमें आयोडीन फ्लास्क के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। तो उसके बाद में जब हम लोग इसको इसमें डिज़ोल्व कर लेते हैं तो फिर हम लोग 10 ml HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसमें ऐड करते हैं और 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को इसमें ऐड करते हैं और फिर आयोडीन फ्लास्क का जो स्टॉपर है उसको प्लेस कर देते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है उसमें कैप नहीं होता है, आयोडीन फ्लास्क का जो स्ट्रक्चर है वो कोनिकल फ्लास्क के जैसा ही होता है लेकिन उसमें ऊपर कैप रहता है। तो उसका जो स्टॉपर है या कैप है उसको प्लेस कर देते हैं और फिर उसको अच्छे से हम लोग सेक करते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया और पोटेशियम आयोडाइड को लिया। तो पहली रिएक्शन को आप देखिए, तो इसमें हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिया, उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड को लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया और जब इसको हम लोग जो आयोडीन फ्लास्क है उसको कैप को बंद करके सेक करते हैं तो क्या होता है, अब रिएक्शन होगी और आयोडीन हमें उसमें से लिबरेट होते हुए जो है देखने को मिलेगा। और फिर जब इसको सेक कर लेते हैं तो उसके बाद में हम लोग इसको 15 मिनट तक के लिए डार्क प्लेस पे छोड़ देते हैं, जैसे कि कंप्लीट आयोडीन वहाँ पे उसका फॉर्मेशन हो जाए। तो आयोडीन का जब कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद में फिर हम लोग इसमें 100 ml जो वाटर है उसको इस जो मिक्सचर है उसके अंदर और ऐड कर देते हैं। तो 100 ml जब वाटर को इसमें ऐड कर देते हैं तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर में देख लें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने 0.125 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिया, इसके अंदर ये जो फ्लास्क है वो आयोडीन फ्लास्क है, इसमें हम लोगों ने 25 ml जो वाटर है उसको डाला, 10 ml HCl को डाला, 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को हमने ऐड किया, स्टॉपर को प्लेस किया, अच्छे से सेक किया, उसके बाद में 15 मिनट तक के लिए डार्क प्लेस में हमने इसको छोड़ दिया कि कंप्लीट आयोडीन का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाए। उसके बाद में हम लोगों ने 100 ml जो वाटर है उसको यहाँ पे ऐड किया और उसके बाद में हम अब टाइट्रेशन की ओर मूव करते हैं और इसमें जो हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं वो स्टार्च जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया था, स्टार्च इंडिकेटर, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसकी 2 से 3 ड्रॉप हम लोग स्टार्च की इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब जब इसको हमने यहाँ पे स्टार्च को ऐड कर दिया तो उसके बाद में जो हमारा ब्यूरेट है उसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट को इसके अंदर ऐड करते हैं 0.1 नॉर्मल, जो कि हमारा स्टैंडर्ड है। तो अब हमारी जो दूसरी रिएक्शन है वो यहाँ पे सिंपली परफॉर्म होगी। जो सोडियम थायोसल्फेट है वो जो आयोडीन हमारे आयोडीन फ्लास्क में है उससे रिएक्ट करेगा और ये यहाँ पे हमें जो हमारा सोडियम आयोडाइड है उसका फॉर्मेशन करते हुए देखने को मिलेगा और सोडियम टेट्राथायोनेट का फॉर्मेशन हमें करते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होगा। और इस तरीके से जो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है वो कितना है उसको हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से, तो जितना ज़्यादा पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा उतना ही ज़्यादा आयोडीन उसमें से हमें निकलते हुए देखने को मिलेगा और उतना ही ज़्यादा उसको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए हमें सोडियम थायोसल्फेट को
यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी से ये जो हमारा है यहाँ पे सोडियम जो थायोसल्फेट है उसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है वो आयोडीन के ऊपर डिपेंड करेगा, और आयोडीन की कितनी क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट पे डिपेंड करेगा। तो ये इनडायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ पे कितना पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो हमारा हमारा कितना सोडियम थायोसल्फेट है उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए अब हम लोग टाइट्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो जो ब्यूरेट है उसमें हम लोगों ने 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट को इसमें हम लोगों ने फिल कर दिया। अब हम लोग टाइट्रेशन को स्टार्ट करेंगे और इसमें फिर हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट है उसको इस सोल्यूशन में हम लोग ऐड करते जाएंगे। और कब तक ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आयोडीन है उससे जो ब्लू कलर हमारा फॉर्म होता है डार्क ब्लू कलर, वो कम्प्लीटली यहाँ पे बॉटल ग्रीन कलर में जब तक चेंज नहीं हो जाता है और आयोडीन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता है इसका, तब तक हम लोग इसको टाइट्रेट यहाँ पे करते रहेंगे। तो जब तक इसमें आयोडीन रहेगा इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू कलर का होगा, और जैसे ही आयोडीन ख़त्म होगा टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आएगा, इसका कलर हमें जो हमारा है यहाँ पे बॉटल ग्रीन कलर उसमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा, और ये हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होगा। उसके बाद में फिर से इसको हम लोग फेंक देंगे, फिर से हम लोग 0.125 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट को लेंगे, उसमें 25 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, 10 ml HCl को डालेंगे, 2 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे, स्टॉपर को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में अच्छे से सेक करेंगे, सेक करने के बाद में 15 मिनट तक इसको डार्क प्लेस पे छोड़ देंगे। 100 ml फिर डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप स्टार्च को ऐड करेंगे, इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर से टाइट्रेशन को स्टार्ट करेंगे, और कब तक करेंगे, जब तक ये बॉटल ग्रीन कलर में चेंज नहीं हो जाता है। इस तरीके से हम लोग टाइट्रेशन को यहाँ पे तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि कोई 2 समान रीडिंग हमारी ना आ जाए, या हम लोग 3 बार इसको परफॉर्म करेंगे, और जो भी हमारा यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम आ रहा है उसको हम लोग उसके एवरेज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक जो हम लोगों ने बात किया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा सोडियम जो थायोसल्फेट है उसका तो 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर किया था, लेकिन जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसका हम लोगों ने 0.125 ग्राम लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मलिटी है वो केवल एक की ही है, दूसरे की नॉर्मलिटी नहीं है। तो अब आइए हम लोग इसका जो फार्मूला अलग है उसको देख लेते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्या है, ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट इज इक्विवेलेंट टू 0.04904 ग्राम ऑफ द K2Cr2O7। तो जो हमारा 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट है उसका हर एक ml जो है वो 0.04904 ग्राम K2Cr2O7 पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है उसके इक्विवेलेंट होता है। तो इसको नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है सोडियम थायोसल्फेट की, तो ये हमारा फार्मूला है, नॉर्मलिटी ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द K2Cr2O7। तो हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो वेट है वो कितना लिया था, हम लोगों ने इसका वेट लिया था 0.125 ग्राम लिया था। तो ये यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ द जो हमारा सोडियम जो हमारा थायोसल्फेट है उसका हमारा कितना वॉल्यूम है, तो 3 बार टाइट्रेशन को करने के बाद में जो एवरेज आया उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और इसका जो आईपी फैक्टर हमारा है जो कि है 0.04904 ग्राम, उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सोडियम थायोसल्फेट की वास्तविक नॉर्मलिटी कैलकुलेट हो जाएगी, और इसका स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई थिंक सो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या चीज़ें याद रखना है, सबसे पहले आपको इसका फार्मूला याद रखना है Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला होता है। रिएक्शन हमारी 2 यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम आयोडाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में अच्छे से मिक्स करके आयोडीन को प्रोड्यूस करते हैं, और आयोडीन को फिर हम लोग सोडियम थायोसल्फेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसको यहाँ पे कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं। और जब ये यहाँ पे इसके साथ में कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है और जैसे ही आयोडीन ख़त्म होता है, हमारा जो इंडिकेटर है जो कि स्टार्च है वो हमें यहाँ पे डार्क जो ब्लू कलर है उससे बॉटल ग्रीन कलर में कन्वर्ट होते हुए सिंपली देखने को मिलता है। और यहाँ इसका जो आईपी फैक्टर है वो कितना है 0.04904 ग्राम, और यहाँ पे
फिर आपको इस फार्मूले को यूज़ करना है और उसमें यहाँ पे 0.04904 ग्राम हो जाएगा। जो हमारा है K2Cr2O7 उसको हम लोग 0.125 ग्राम ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम लोग 0.125 ग्राम स्पेस पे लिख देंगे। और यहाँ पे कितना वॉल्यूम हमारा सोडियम थायोसल्फेट कंज्यूम हुआ उसका एवरेज कैलकुलेट करके उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और नॉर्मेलिटी को हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग अपने जो अगला कंपाउंड है जैसा जिसका हमें प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन स्टडी करना है उसको देख लेते हैं। तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। हमें H2SO4 के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को अब स्टडी करना है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है तो उसके लिए जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो अगेन हम लोग यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को ही एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट जब 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे इसका जो CO3 है उसको रिप्लेस कर देता है और यहाँ पे आके जो हमारा SO4 है वो इसका अटैच हो जाता है। तो ये यहाँ पे सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, जो इससे दो जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वो इसके एक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो CO3 है उसका एक ऑक्सीजन जब निकल जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। मतलब कि 1 मोल जो सोडियम कार्बोनेट है वो जब 1 मोल सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये 1 मोल सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, 1 मोल वाटर और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, आसान है। अब आइए हम लोग अगर देखें तो इसमें भी हमें दो चीज़ें प्रिपेयर करना है। एक हमें सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है, दूसरा हमें सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन को हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका प्रिपरेशन किस तरीके से होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बेसिकली उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 98 ग्राम पर मोल होता है। और अगर इसके इक्विवेलेंट वेट को देखें तो यहाँ पे दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट वेट के लिए हमें 98 को 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 98 डिवाइडेड बाई 2, 49 ग्राम इक्विवेलेंट इसका वेट आ जाएगा। अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड को आप अपने लैब में देखिए तो वो एक बॉटल में आती है और लिक्विड फॉर्म में रहता है और इसका 100% शुद्ध सल्फ्यूरिक एसिड हमें अवेलेबल नहीं रहता है। इसका जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लैब में होता है वो 97% का जो सोल्यूशन है वो होता है। और उसकी डेंसिटी कितनी होती है तो आप वहाँ बॉटल पे देखेंगे तो 1.84 जो 97% सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी डेंसिटी होती है। अब अगर हम लोग देखें कि अगर इसकी डेंसिटी 1.84 है तो 100 ml अगर हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 को लेंगे तो उसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड होगा, उसमें हमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका कितना मास होगा। तो फार्मूला क्या है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू जो है डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमने कितना लिया, जो 97 जो परसेंट का सल्फ्यूरिक एसिड है उसका 1000 ml हमने लिया है तो वॉल्यूम 1000 हो गया। डेंसिटी कितना है, 1.84 है तो 1.84 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 जो कि 97% का है उसमें हमें जो है 1840 ग्राम H2SO4 हमें देखने को मिलता है। ये इसका एक्चुअल जो मास है वो यहाँ पे है। अब अगर हम लोग H2SO4 के एक्चुअल अमाउंट के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा ये जो H2SO4 है उसका जो हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना है, तो जो 1000 ml है उसमें हमें यहाँ पे 1840 ग्राम H2SO4 है और ये 97% का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 97 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। और ये जब डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1784.8 ग्राम जो है जो H2SO4 है वो हमें 97% H2SO4 में यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर इसकी नॉर्मलिटी के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा नॉर्मलिटी का फार्मूला है वो क्या है,
वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और वेट इसका कितना है 1700, यहाँ पे 84.8 ग्राम इसका वेट है। और इक्विवेलेंट वेट कितना है जो हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया, ये है 49 है यहाँ पे। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी आएगी, 36.42 इसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी। अब हमें कितना बनाना है, तो हमें जो बनाना है वो 0.1 नॉर्मल का प्रिपेयर करना है। तो हमें जो हमारा स्टॉक सोल्यूशन है H2SO4 का कंसनट्रेटेड, उसकी जो नॉर्मलिटी है वो कितनी है 36.4। इसका कितना वॉल्यूम हम 0.1 नॉर्मल को प्रिपेयर करने के लिए लेंगे वो कैलकुलेट करना है, और ये इक्वल टू 0.1 इंटू 1000, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ये 1 होना चाहिए, ये भी हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो है गलती से 2 हो गया था, यहाँ पे ये 1 रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से हमें जो V1 है वो कैलकुलेट करना है। हमें 0.1 नॉर्मल का प्रिपेयर करना है, 1000 ml प्रिपेयर करना है, और इसकी नॉर्मलिटी 36.4 है तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.747 इसकी जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा, 2.474 ml इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग देखें तो 2.75 ml इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा 97% का कंसनट्रेटेड H2SO4 लैब में है, उसमें से अगर हम लोग 2.75 ml सल्फ्यूरिक एसिड को लें और उसका वॉल्यूम 1000 ml डिस्टिल वाटर से प्रिपेयर कर लें, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारा 0.1 नॉर्मल का सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सोल्यूशन तो बन गया। दूसरा सोल्यूशन हमारा है सोडियम कार्बोनेट का, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है हम लोगों ने इसके थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया, 105.988 ग्राम पर मोल होता है या 106 ग्राम पर मोल होता है। और इसमें 2 हमारे सोडियम के रिप्लेसेबल आयंस होते हैं, तो इसके कारण इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 106/2, मतलब 53 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, ग्राम पर लीटर हो गया इक्विवेलेंट इसका वेट, जो इक्विवेलेंट वेट है वो हो जाएगा। तो एक नॉर्मल अगर बनाना है तो 53 ग्राम को अगर हम लोग 1 लीटर डिस्टिल वाटर से प्रोड्यूस कर देंगे तो 1 नॉर्मल का हमारा सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बन जाएगा। और हमें कितना बनाना है 0.1 नॉर्मल, तो डिवाइडेड बाई 10, तो ये 5.3 ग्राम अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट को 1000 ml डिस्टिल वाटर से प्रिपेयर करेंगे तो हमारा 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड भी बन गया और 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट का भी फॉर्मेशन हो गया। अब हमें स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस को करना है और सल्फ्यूरिक एसिड की वास्तविक नॉर्मलिटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है 0.1 नॉर्मल का, उसको जो हमारा 0.1 नॉर्मल का सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है उसको हम लोग ब्यूरेट के अंदर फिल कर देंगे अप टू द जो 0 मार्क है वहाँ तक। उसके बाद में हम लोग जो कोनिकल फ्लास्क है वो लेंगे और इसमें हम लोग क्या डालेंगे, इसमें हम लोग 10 ml 0.1 नॉर्मल H2SO4 को इसमें ऐड कर देंगे। 2 से 3 ड्रॉप जो इंडिकेटर है जो कि मेथिल ऑरेंज है उसको हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद में हम लोग H2SO4 को सोडियम कार्बोनेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके टाइट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जब इसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे तो जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन को यहाँ परफॉर्म करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन इसमें धीरे धीरे कम होती जाएगी। और एट द एंड पॉइंट क्या होगा, पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा। और जैसे ही एक ड्रॉप हम लोग सोडियम कार्बोनेट को इसमें और ऐड करेंगे तो जो हमारा इसका जो लाल जो था कलर वो हमें ऑरेंज में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये जब ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा तो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ जाएगा। तो उसमें हमारा कितना वॉल्यूम जो सोडियम कार्बोनेट है कंज्यूम हुआ उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। इस सोल्यूशन को फेंक देंगे, फिर से इसमें 10 ml H2SO4 को लेंगे 0.1 नॉर्मल, 2 से 3 ड्रॉप मेथिल ऑरेंज को ऐड करेंगे। उसके बाद में इसका जो कलर है वो रेड कलर का हो जाएगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, जैसे ही H2SO4 खत्म होगा एक ड्रॉप और हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमें ऑरेंज कलर में चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। फिर से उसका वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और इस
प्रोसेस को हम लोग कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कि कोई दो समान वैल्यूज़ नहीं आ जाती हैं, या इसको हम लोग सिंपली 3 बार टाइट्रेशन को परफॉर्म करेंगे और कितना वॉल्यूम जो सोडियम कार्बोनेट का आ रहा है जो हमने 3 बार जो किया उसको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे या एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा जो इसका क्वांटिटी है वो आ जाएगा। अब हमारा अगेन फार्मूला वही N1V1 इक्वल टू N2V2, क्योंकि दोनों सोल्यूशन हमने 0.1 नॉर्मल के ही यहाँ पे प्रिपेयर किए थे। एक का जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें हम कॉन्फिडेंट हैं कि 0.1 नॉर्मल ही है, लेकिन हमने जो 0.1 नॉर्मल का H2SO4 प्रिपेयर किया है वो वाकई में H2SO4 0.1 नॉर्मल है कि नहीं, वो उसमें हमें अभी संशय है, कन्फ्यूज़न है, उसी को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो 1 के साइड H2SO4 को लेंगे, 2 के साइड हम लोग सोडियम कार्बोनेट को लेंगे। तो N1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ द H2SO4 जो हमें कैलकुलेट करना है, V1 वॉल्यूम ऑफ द H2SO4 जो कि हम लोग हर बार 10 ml ऐड कर रहे हैं, तो ये 10 ml हो जाएगा। जो N2 है वो नॉर्मेलिटी ऑफ द Na2CO3 है जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, जो कि 0.1 नॉर्मल का है, तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। और जो V2 है वॉल्यूम ऑफ द Na2CO3 जो कि हम लोग 3 बार टाइट्रेशन को करके एवरेज को कैलकुलेट करके मेजर्ड कर लेंगे, और इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग H2SO4 की जो वास्तविक नॉर्मेलिटी है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें भी एक बार इसको देख लेते हैं। तो रिएक्शन सबसे पहले याद कर लीजिएगा, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट 1 मोल H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है, तो 1 मोल सोडियम सल्फेट और 1 मोल वाटर और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में 0.1 नॉर्मल जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हमें सिंपली प्रिपेयर करना है। तो केवल अगर आपको याद करना है तो केवल इस तरीके से याद कर लीजिए कि 2.75 ml जो 97% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम लोग लेते हैं और उसको 1000 ml डिस्टिल वाटर से प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हमारा 0.1 नॉर्मल का जो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। इतना सब आपको वहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2.75 आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसा कि HCl में मैंने कहा था 8.3 याद कर लीजिएगा, वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में 2.75 याद कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर हम लोग जो हमारा टाइट्रेशन है उस पर आएंगे। जो ब्यूरेट है उसमें स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट को ले लेंगे, फ्लास्क में 10 ml H2SO4 डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पे मेथिल ऑरेंज को ऐड करेंगे, रेड कलर हो जाएगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाएंगे। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड खत्म होगा अगली ड्रॉप हम ऐड करेंगे, तो जो रेड कलर है इसका वो ऑरेंज में चेंज हो जाएगा और वो हमारे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट हो जाएगा। वॉल्यूम को नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद में फार्मूला N1V1 इक्वल टू N2V2 को यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई थिंक सो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ऑक्जेलिक एसिड कंप्लीट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सोडियम थायोसल्फेट भी हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो गया। अब 2 चीज़ें बची हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो आइए एक एक करके इन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पोटेशियम जो परमैंगनेट है उसका किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं 0.1 नॉर्मल, और उसको कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या है, KMnO4 को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टाइट्रेशन पे बेस्ड होती है। जो KMnO4 है ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो होता है, और ये एसिडिक जो मीडियम है उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी तरह काम करता है। और इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड को यूज़ करते हैं, और इसमें हमारा जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वो हमें प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलता है। तो आइए रिएक्शन को देख लेते हैं सबसे पहले, जो कि हमारे टाइट्रेशन की जान होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन में हम लोग जब 2 मोल पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को लेते हैं और उसको 5 मोल ऑक्जेलिक एसिड के साथ में टाइट्रेट करते हैं और 3 मोल H2SO4 को इसमें ऐड करते हैं, तो क्या होता है कि ये हमें 1 मोल पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे जो 2 मोल हैं वो मैग्नीज जो सल्फेट है उसका फॉर्मेशन होता है, और 8 मोल वाटर का फॉर्मेशन होता है, 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इसमें जो सिंपली क्या होता है कि जो हमारा पोटेशियम है परमैंगनेट उसके जो हमारे हैं यहाँ पे जो 2 पोटेशियम है
वो इस प्लेस पे जो H2SO4 के SO4 के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये K2SO4 का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो एक जो SO4 है 3 में से वो इसने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में जो हमारा Mn है वो यहाँ पे 2 जो SO4 बचे हैं जो है उनको यहाँ पे यूज़ कर लेगा। तो ये यहाँ पे 2MnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में अब इसमें क्या रह गया, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे रह गए। तो जब ये यहाँ पे हमारे 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और जो 10 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं तो ये यहाँ पे 6 और 10 हो गए 16। तो 8 दूनी जो 16 हाइड्रोजन ये हो गए और उसके साथ साथ में 8 हाइड्रोजन ये जो है इससे ले लेगा। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, तो जो है इसके पास हमारे है 5 को 20 हाइड्रोजन इसके पास है और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इसके पास हैं। तो इसके जो 8 हाइड्रोजन है वो H2O यहाँ पे ले लेगा और जो इसके हमारे हैं बचे हुए 20 हाइड्रोजन है और जो 10 कार्बन है उससे हमारा 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रिएक्शन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग प्रिपरेशन को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग प्रिपरेशन में देखें तो सबसे पहले हमें 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का फॉर्मेशन करना है। तो जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 158 ग्राम पर मोल होता है और इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो बेसिकली हमें जो हमारा उसका इन्वायरमेंट है या उसका आयोनाइजेशन का फॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए देखने को मिलता है। तो अभी तक तो हम लोग एसिड और बेस को देख रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग वो उसमें कितने रिप्लेसेबल आयंस वगैरह हैं वो देख रहे थे और उससे इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे जो हैं और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वहाँ पे उनकी जो आयनिक फॉर्म है उस पर उसका इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा थोड़ा। तो अगर हम लोग जो KMnO4 है उसके जो आयोनाइजेशन है उसको देखें तो यहाँ पे इसका जब आयोनाइजेशन होता है KMnO4 का तो जो K+ आयन है वो फॉर्म होता है और MnO4 आयन सिंपली फॉर्म होता है। अगर हम लोग बेसिक इन्वायरमेंट में देखें, अगर हमारा जो KMnO4 है उसको हम लोग किसी बेस में ऐड करते हैं तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो हमारा बेस है उसमें जो हमारे OH आयन के मतलब निगेटिव आयंस है उसके इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके ये यहाँ पे हमें MnO4 2- में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। इसकी निगेटिविटी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलती है। तो ये केवल एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर रहा है। तो बेसिक इन्वायरमेंट में इसका इक्विवेलेंट वेट 158 जो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन द नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है 1 उसके साथ में रिएक्ट होके इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो उतना ही 158 ग्राम ही रहता है बेसिक इन्वायरमेंट में। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि जब हम लोग बेसिक इन्वायरमेंट में पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट 158 है उतना ही उसका इक्विवेलेंट वेट भी होता है क्योंकि वो केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्ट करता है। उसके बाद में अगर हम लोग न्यूट्रल मीडियम के बारे में बात करते हैं तो जो न्यूट्रल मीडियम है उसमें जो हमारा है NO4 आयन है वो बेसिकली 2 H+ आयन के साथ में रिएक्ट करता है और 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये रिएक्ट करता है और 3 इलेक्ट्रॉन में रिएक्ट होके ये MnO4 का फॉर्मेशन करता है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होते हैं। तो इसमें जब बेसिक इन्वायरमेंट है तो इसकी जो निगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट उतना ही रहता है। और जब हम लोग न्यूट्रल इन्वायरमेंट में बात करते हैं तो उस कंडीशन में इसका जो हमारा इसके ऊपर चार्ज है वो ख़त्म होना होता है। यहाँ पे ये अनआयनिक फॉर्म में आता है तो MnO2 के फॉर्म में आता है तो उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ये यूज़ करता है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाई 3 जो कि 52.67 ग्राम है। अब अगर हम लोग एसिडिक मीडियम के बारे में बात करते हैं तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि H+ आयन की जब अगर हम लोग एसिड में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन है और H+ आयन जब ज़्यादा है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हमें आते हुए देखने को मिलेगा। तो जो MnO4- है वो बेसिकली 8 हाइड्रोजन से और 5 इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्ट करता है और Mn2+ का फॉर्मेशन करता है और 4 मोल वाटर के रिलीज होते हैं। तो अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 31.6 ग्राम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो याद क्या करना है, याद ये करना है कि पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक इन्वायरमेंट में उसका इक्विवेलेंट वेट
158 ही होता है, जो कि उसका मॉलिक्यूलर वेट है। अगर न्यूट्रल इन्वायरमेंट में देखें तो इसको डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो ये 52.67 ग्राम होता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये रिएक्ट करता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 52.67 हो जाएगा। और अगर एसिडिक मीडियम में बात करते हैं तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट जो है 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्ट करने के कारण 158 डिवाइडेड 5 इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्ट करने के कारण 158 अपॉन 5 31.6 ग्राम होता है। और हमने जो रिएक्शन देखा उसमें क्या है, हम लोग इसको एसिडिक इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि इसमें इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 31.6 ग्राम होगा। तो अब अगर इसका 0.1 नॉर्मल हमें प्रिपेयर करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक नॉर्मल प्रिपेयर करना होता तो हम लोग 31.6 ग्राम लेते, हमें 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है तो डिवाइडेड बाई 10, तो ये 3.16 ग्राम को हम लोग लेंगे, या सिंपली कहें 3.2 ग्राम को अगर KMnO4 के क्रिस्टल्स को लें और उसको 1000 ml डिस्टिल वाटर में अगर हम लोग प्रोड्यूस कर दें, उसके बाद में अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो उसके 1 घंटे तक और फिर उसके बाद में कूल करके फिल्टर करते हैं, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारा 0.1 नॉर्मल का पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन फॉर्म होगा। मतलब 3.16 ग्राम या 3.2 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को 1000 ml डिस्टिल वाटर में हीट करते हैं, अगर वाटर बाथ के ऊपर 1 घंटे पर, तो कूल करते हैं और फिल्टर करते हैं, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारा 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन फॉर्म होगा पोटेशियम परमैंगनेट का। अब आइए जो दूसरा सोल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है वो क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमने जैसा कि सबसे पहले देखा था, सबसे पहले हमने ऑक्जेलिक एसिड का स्टैंडर्डाइजेशन किया था, ये डाईहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 126 ग्राम पर मोल होता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके का होता है, स्ट्रक्चर है COOH और COOH, तो 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट 63 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे होगा, तो ये इसका हमारा इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो अगर इसका 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है तो हमें 63 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को लेंगे और उसको 1000 ml डिस्टिल वाटर से जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा वो 0.1 नॉर्मल का ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो अब हमारे दोनों सोल्यूशन प्रिपेयर हो गए हैं, अब हमें स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ब्यूरेट है उसमें हम लोग 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया है उसको फिल कर लेते हैं और इसको यहाँ पे 0 मार्क तक हम लोग फिल कर लेते हैं। उसके बाद में जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है उसमें हम लोग ऑक्जेलिक एसिड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ याद रखना है, अभी तक हम लोग कोनिकल फ्लास्क में जो भी चीज़ ऐड कर रहे थे वो 10 ml ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड हम लोग 20 ml ऐड करेंगे। तो 20 ml हम लोग 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड को जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें ऐड कर देते हैं और इसमें हम लोग 5 ml जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिडिक जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि आपको यहाँ पे किसी इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना है, कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ सिंपली नहीं होगा। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका जो हमारा कलर होता है ये हमारा डार्क जो बैगनी कलर का होता है और इसको जब हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो स्टार्टिंग में ये जो सोल्यूशन है वो हमारा कलरलेस होता है। जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है वो ऑक्जेलिक एसिड्स के साथ में रिएक्ट करेगा और फिर से हमारा सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें किसी भी इंडिकेटर को ऐड नहीं करना है। तो जब हम लोग 5 ml H2SO4 को इसके अंदर ऐड करते हैं तो उसको बेसिकली जो हमारा H2SO4 है वो थोड़ा हार्ड हमारा लिक्विड है, तो इसको हम लोग जो कंटेनर है उसकी जो वॉल है उसकी साइड से धीरे धीरे उसके अंदर ऐड करते हैं और उसको हम लोग सिंपली स्विर्ल करते रहते हैं, गोल गोल ऐसे ऐसे मिक्स करते रहते हैं और फिर उसके बाद में जो कंटेनर है उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग हीट कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा रिएक्शन है वो हमें अच्छे से परफॉर्म होते हुए यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद में जो हमारा वार्म सोल्यूशन होता है उसको हम लोग KMnO4 के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट करते हैं और इसको तब तक हम लोग टाइट्रेट करते हैं जब तक कि जो पिंक कलर है वो 30 सेकंड तक परसिस्ट नहीं होता, 30 सेकंड तक रुका
नहीं रहता है। तो जैसे ही हमारा ये जो डार्क बैगनी कलर है उसका जो KMnO4 है उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, KMnO4 यहाँ पे आएगा, हल्का सा ये हमें पिंक होते हुए देखने को मिलेगा और जैसे ही KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड के साथ में रिएक्ट हो जाएगा फिर से ये हमारा कलरलेस हो जाएगा। फिर से ऐड करते जाएंगे, सेक करते जाएंगे, हल्का सा यहाँ पे पिंक कलर होगा, फिर से वो रिएक्ट करके फिर से वो यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा। इस तरीके से करते जाएंगे और जैसे ही ऑक्जेलिक एसिड ख़त्म हो जाएगा, अब हम लोग जब यहाँ पे KMnO4 के बैगनी सोल्यूशन को ऐड करेंगे तो अब तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड है नहीं, तो क्या होगा, वो यहाँ पे हमें एक पिंक कलर का बनते हुए देखने को मिलेगा। जैसे ही थोड़ा सा KMnO4 इसमें आया, वो किसी से रिएक्ट नहीं किया, टूटा नहीं, तो वो पिंक कलर का ये सोल्यूशन हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा। सेक करेंगे अगर 30 सेकंड तक वो रुका रह जाता है तो वो हमारे टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है वो कहलाएगा। अब हम लोग इस टाइट्रेशन को बेसिकली 3 बार रिपीट करते हैं और उसका कितना वॉल्यूम KMnO4 यूज हुआ उसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, या इसको हम लोग तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि 2 सेम रीडिंग नहीं आ जाती हैं। और अगेन हमारा जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का वो सेम है, N1V1 इक्वल टू N2V2। जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसे हमें स्टैंडर्डाइज करना है, उसकी नॉर्मेलिटी पता करनी है, तो उसको हम लोग 1 साइड रखेंगे। ऑक्जेलिक एसिड जो कि हमारा स्टैंडर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे 2 साइड रखेंगे। तो N1 इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ द KMnO4 जो कि हमें कैलकुलेट करना है, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द KMnO4 जो कि हमारा जो वहाँ पे ब्यूरेट की रीडिंग है उसको हम लोग देख करके एवरेज को कैलकुलेट करके डिटरमाइन कर लेंगे। N2 यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड जो कि 0.1 नॉर्मल का एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, और V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड जो कि 20 ml हम लोग हर बार यूज़ कर रहे हैं। और इसको यूज़ करके हम लोग जो टाइट्रेशन ऑक्जेलिक हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट है उसकी वास्तविक नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे अब केवल अंतिम सब्सटेंस बचा जिसका हमें प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करना है, जो कि है सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो जो सेरिक अमोनियम सल्फेट है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, NH4 का होल 4 इंटू CeSO4 का होल 4, इसका हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जिसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और अगर इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो ये अगेंस्ट जो हमारा ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, उसके ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पे जो हमारे Ce4+ आयंस होते हैं इसके, वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्ट करते हैं और ये जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो ये Ce3+ में कन्वर्ट होते हैं। जो Ce4+ है वो रिड्यूस होकर के Ce3+ में यहाँ पे हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। अब अगर इसकी रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन हमारी है जो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को हम लोग यहाँ पे एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड 6 मोल NaOH के साथ में रिएक्ट करता है और ये यहाँ पे सोडियम जो हमारा आर्सेनाइट है उसका फॉर्मेशन करता है। 2 मोल सोडियम आर्सेनाइट का फॉर्मेशन करता है और 3 मोल वाटर के रिलीज करता है। उसके बाद में यहाँ पे जो सोडियम आर्सेनाइड फॉर्म हुआ वो फिर जो सीरम सल्फेट है उसके साथ में रिएक्ट करता है। जो हमारा सेरिक अमोनियम सल्फेट है उसके सीरम सल्फेट के साथ में ये रिएक्ट करता है, और जब ये इसके साथ में रिएक्ट करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर तो ये यहाँ पे हमारा Ce2SO4 का होल थ्राइस को फॉर्म करता है और यहाँ पे ये जो सोडियम आर्सेनाइट है उसको ऑक्सीडाइज करता है और इसको सोडियम आर्सेनेट में कन्वर्ट करता है, Na3ASO4 में कन्वर्ट करता है और 1 मोल H2SO4 सिंपली रिलीज होता है। तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाद यहाँ पे इसकी जो दूसरी रिएक्शन है उसमें जो इंडिकेटर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो ये जो हमारा फेरोइन इंडिकेटर है उसको यूज़ करते हैं, जो कि 110 जो फिनंथ्रोलिन है उसके साथ में इसको एज ए इंडिकेटर हम लोग अपने टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। तो जो हमारा 110 है यहाँ पे फिनंथ्रोलिन, वो जब जो फेरोइन के Fe2+ आयन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड और जो रिड्यूस फॉर्म है उसमें कन्वर्ट होता है। मतलब ये जब यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है तो ये रेड कलर का देखने को मिलता है, और जब ये यहाँ पे इसका रिडक्शन होता है, या हम सिंपली कहें कि जब ये इसको रिड्यूस करता है तो रेड फॉर्म में होता है, और जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है तो ये ब्लू फॉर्म में हमें ब्लू कलर में देखने को मिलता है। और इसी के थ्रू हम लोग टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब आइए हम लोग
जो सेरिक अमोनियम सल्फेट है उसके प्रिपरेशन को देख लेते हैं। तो जो सेरिक अमोनियम सल्फेट का अगर हमें 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है तो सेरिक अमोनियम जो सल्फेट है उसका 65 ग्राम को हम लोग 30 ml H2SO4 में ऐड करते हैं और 500 ml डिस्टिल वाटर में इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग इसको धीरे धीरे हीट करते हैं। हीट करने के बाद में सोल्यूशन को कूल करते हैं और फिल्टर कर लेते हैं और फिर उसके बाद में डिस्टिल वाटर से 1000 ml इसके वॉल्यूम को हम लोग मेकअप कर लेते हैं। तो सिंपली कहें तो सबसे पहले हम लोगों ने 65 ग्राम जो हमारा यहाँ पे है सेरिक अमोनियम सल्फेट है वो लिया, 30 ml H2SO4 को डाला और उसको फिर 50 ml डिस्टिल वाटर को ऐड किया। ऐड करने के बाद में डिज़ोल्व करने के लिए उसको थोड़ा सा जेंटली हीट किया। जब वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया तो ठंडा करके फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर करने के बाद में जब उसका वॉल्यूम हम लोग 1000 ml डिस्टिल वाटर से प्रोड्यूस करते हैं तो 0.1 मोलर सेरिक अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ हमें प्रिपेयर करनी है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको देखें तो इसका हम लोग 8% का वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन हमें चाहिए होता है। यहाँ पे इसका 0.1 जो नॉर्मल है नहीं प्रिपेयर करना है, ध्यान रखिएगा 8% वेट बाई वॉल्यूम का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। 8% वेट बाई वॉल्यूम मतलब 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लेंगे और उसको 1000 ml डिस्टिल वाटर में जब डिज़ोल्व कर लेंगे तो वो 8% का सोल्यूशन हमारा फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद में जो हमारा H2SO4 है उसको हमें सिंपली प्रिपेयर करना है। इसका भी हमें कोई स्पेसिफिक नॉर्मल सोल्यूशन नहीं प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हम लोग जो हमारा है यहाँ पे डाइल्यूट यहाँ पे जो 5.7 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 है उसको हम लोग 1000 ml डिस्टिल वाटर से सिंपली डाइल्यूट कर लेंगे। मतलब कि 5.7 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 को लेंगे और उसको 100 ml डिस्टिल वाटर में डाल देंगे तो हमारा एक डाइल्यूट सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपेयर हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में हमें रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एक ऑस्मिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ASO4 का जो सोल्यूशन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए हम लोग 1 ग्राम ऑस्मिक एसिड को लेते हैं और 100 ml डिस्टिल वाटर में इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं। और ये ऑस्मिक एसिड का जो सोल्यूशन है वो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन की प्रोसेस है उसको कैटलाइज करने के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में इंडिकेटर का जो सोल्यूशन है वो भी हमें प्रिपेयर करना होता है। तो इसके लिए जो हमारा है यहाँ पे जो फेरोइन सल्फेट का सोल्यूशन उसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो इसमें हम लोग 0.7 ग्राम जो हमारा है फेरोइन सल्फेट है उसको लेते हैं और 1.5 ग्राम 110 जो फिनांथ्रोलीन है हाइड्रोक्लोराइड है उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली लेते हैं और उसको फिर 100 ml इसका जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसमें इसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में इसको 70 ml इसमें डिस्टिल वाटर को डालते हैं और डालने के बाद में अच्छे से इसको हम लोग सेक कर लेते हैं। सेक करने के बाद में फिर इसको हम लोग 100 ml तक डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट कर देते हैं। मतलब 0.7 यहाँ पे 0.7 ग्राम फेरोइन सल्फेट को लिया, 1.5 ग्राम 110 जो फिनांथ्रोलिन हाइड्रोक्लोराइड है उसको लिया, एक 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लिया जिसमें 70 ml डिस्टिल वाटर डाला। डालने के बाद में अच्छे से सेक करके उसको घोल दिया। घोलने के बाद में डिस्टिल वाटर से 100 ml का वॉल्यूम मेकअप कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा इंडिकेटर का भी सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। अब आइए हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस में आते हैं। तो जो सेरिक अमोनियम सल्फेट है अगर उसके स्टैंडर्डाइजेशन को देखें तो जो ब्यूरेट है उसमें हम लोग सेरिक अमोनियम जो सल्फेट है उसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो 0.1 मोलर जो सेरिक अमोनियम सल्फेट का हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में फिर हम लोग जो हमारा यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क है उसमें 0.2 ग्राम आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड को इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद में जो आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड है एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसको 1 घंटे तक यूज़ करने से पहले 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्राई करने के बाद में ही हम लोग आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड को यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग 500 ml के कोनिकल फ्लास्क में जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जो ट्रांसफ़र करने के बाद में फिर जो हमारा फ्लास्क है उसकी जो वॉल है उसको हम लोग 25 ml NaOH के साथ में प्रॉपरली रिंस करते हैं। जो हमने 8% का जो NaOH का सोल्यूशन प्रिपेयर किया था उससे। और उसके बाद में हम लोग इसको जो हमारा 100 ml डिस्टिल वाटर है उसके साथ में इसको अच्छे से स्विल करके और इसको अच्छे से घुमा के डिज़ोल्व कर लेते हैं।
तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 500 ml का एक जो कोनिकल फ्लास्क है वो लिया, उसमें 0.2 ग्राम आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड को यहाँ पे ऐड किया। यूज़ करने से पहले इसको 1 घंटे तक 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर लिया। उसके बाद में इसमें हम लोगों ने 25 ml जो NaOH है उसको इसके अंदर हमने ऐड किया, और उसके बाद में 100 ml जो हमारा है डिस्टिल वाटर उसको यूज़ करके अच्छे से स्विल करके इसको डिज़ोल्व कर लिया। अब हम लोग इसमें और क्या ऐड करेंगे, तो 30 ml हम लोग H2SO4 को इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद में 0.15 ml जो ऑस्मिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसको इसके अंदर ऐड करेंगे, और जो इंडिकेटर हमारा है उसका 0.1 ml जो हमारा है फेरोइन सल्फेट का सोल्यूशन उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमारा जो फ्लास्क का सोल्यूशन है वो टाइट्रेशन के लिए तैयार हो गया। तो अब जब ये टाइट्रेशन के लिए हमारा तैयार हो जाता है तब उसके बाद में हम लोग टाइट्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो जो टाइट्रेशन है उसमें हम लोग जो हमारा सेरिक अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर है, जो हमारा इसमें फ्लास्क में मिक्सचर है उसको हम लोग सेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ में ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट करते हैं। और कब तक टाइट्रेट करते हैं, जब तक कि उसका जो पिंक कलर है वो चेंज होकर के हमें पेल ब्लू कलर में चेंज होते हुए देखने को नहीं मिलता है। तो जब हम लोग इसको यहाँ पे इसमें लेंगे, ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे, तो इसका जो कलर है वो हमारा यहाँ पे जो है रेड कलर उसमें या पिंक कलर उसमें हमें देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे सेरिक अमोनियम सल्फेट को उसमें ऐड करते जाएंगे तो उसके अंदर का जो हमारा है जो कह सकते हैं कि आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड है उसके साथ में सेरिक अमोनियम सल्फेट रिएक्ट करता जाएगा, और जैसे ही आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड ख़त्म होगा, अब जैसे ही हम लोग सेरिक अमोनियम सल्फेट को ऐड करेंगे वो हमारे इंडिकेटर को ऑक्सीडाइज करेगा और वो हमें पिंक कलर से पेल ब्लू कलर में चेंज होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। तो ये हमारा इसका जो ओवरऑल प्रोसेस है वो यहाँ पे है। अब आइए हम लोग कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन में भी आपको ये इक्वेशन को अच्छे से याद यहाँ पे रखना है। 0.1 मोलर सेरिक अमोनियम सल्फेट इज इक्विवेलेंट टू 0.004946 ग्राम और 4.946 mg ऑफ द आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड। तो ये इसका आईपी फैक्टर है, इसको अच्छे से याद करिएगा। जो कैलकुलेशन है उसमें हम ग्राम में ही यूज़ करते हैं, तो आपको मेन क्या याद रखना है, 0.004946 ग्राम जो आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड है वो 0.1 m सेरिक अमोनियम सल्फेट के हर 1 ml के इक्विवेलेंट होता है। अब अगर हमें जो सेरिक अमोनियम सल्फेट है उसकी मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या होगा, वेट ऑफ द आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सेरिक अमोनियम सल्फेट इनटू 0.004946, ये इसका आईपी फैक्टर है। तो हमने जो आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड है वो कितना लिया है, ये हमने 0.2 ग्राम लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा ऊपर है यहाँ पे 0.2 ग्राम हो जाएगा। जो सेरिक अमोनियम सल्फेट है उसका कितना वॉल्यूम यहाँ पे आया, तो उसको 3 बार अगर रिपीट करेंगे तो तीनों का जब एवरेज ले लेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और 0.004946 यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग सेरिक अमोनियम सल्फेट की वास्तविक मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके स्टैंडर्डाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार फिर से अगर देखें तो क्या चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, सबसे पहले आपको ये रिएक्शन अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में जो हमारा सेरिक अमोनियम सल्फेट है उसका 0.1 मोलर अगर हमें प्रिपेयर करना है तो 65 ग्राम सेरिक अमोनियम सल्फेट को लेंगे, 30 ml H2SO4 को लेंगे, 500 ml डिस्टिल वाटर को डाल करके जेंटली हीट करेंगे कि जैसे ये कम्प्लीटली इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, फिर ठंडा करके फिल्टर कर लेंगे, और वॉल्यूम इसका डिस्टिल वाटर से 1000 ml तक जब मेकअप कर लेंगे तो 0.1 m सेरिक अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। 8% का सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाना है, मतलब 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे और उसको फिर हम लोग 100 ml डिस्टिल वाटर में जब डिज़ोल्व कर देंगे तो 8 ग्राम का ये बन जाएगा। H2SO4 में हम लोगों को जो हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4 लैब में है उसका 5.7 ml लेंगे और उसको 100 ml डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट कर देंगे, तो एक डाइल्यूट H2SO4 का जो सोल्यूशन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए हमें ऑस्मिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 ग्राम
ऑस्मिक एसिड को 100 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके इसको भी प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद में जो हमारा इंडिकेटर है जो कि फेरोइन सल्फेट है वो हमें प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हम लोग 0.7 ग्राम जो फेरोइन सल्फेट है वो लेंगे, 1.5 ग्राम 110 जो हमारा है फिनेंथ्रोलिन हाइड्रोक्लोराइड उसको लेंगे। इसको 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेंगे। 70 ml डिस्टिल वाटर पहले ऐड करेंगे, अच्छे से सेक करके डिज़ोल्व कर लेंगे। उसके बाद में 100 ml तक उसको हम लोग जो डिस्टिल वाटर है उससे उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। जो ब्यूरेट है उसमें हम लोग सेरिक अमोनियम सल्फेट को लेंगे। जो हमारा फ्लास्क है यहाँ पे हम लोग 500 ml के कोनिकल फ्लास्क को लेंगे, जिसमें हम लोग 0.2 ग्राम आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड को ऐड करेंगे। और उसके बाद में हम लोग इसमें 25 ml NaOH को इसमें सिंपली ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में फिर हम लोग इसको अच्छे से वहाँ पे स्विल करके और 100 ml जो वाटर है उसको डाल करके हम लोग इसका अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो 30 ml H2SO4 को डाल लेंगे, 0.15 ml ऑस्मिक एसिड को डाल देंगे और जो इंडिकेटर है उसका 0.1 ml हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, जो कि फेरोइन सल्फेट है उसको इसमें सिंपली ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद टाइट्रेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप सेरिक अमोनियम सल्फेट को ऐड करते जाएंगे और वो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हुए हमें देखने को मिलेगा। और जैसे ही आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड खत्म हो जाएगा फिर सेरिक अमोनियम सल्फेट हमारा जो फेरोइन सल्फेट है उसको इंडिकेटर को ऑक्सीडाइज करेगा और वो हमें पिंक कलर से पेल ब्लू कलर में चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। आईपी फैक्टर कितना है? 0.004946 ग्राम। इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो जो फार्मूला है आर्सेनिक जो हमारा है ट्राईऑक्साइड उसका कितना वेट लिया अपॉन द जो सेरिक अमोनियम सल्फेट है उसका कितना वॉल्यूम हर बार यूज़ हो रहा है उसका जो एवरेज है वो लिख देंगे। और उसके बाद में 0.004946 जो हमारा आईपी फैक्टर है उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और सेरिक अमोनियम सल्फेट के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन को कंप्लीट कर लिया है। और मैंने कोशिश किया है कि जितना मैक्सिमम आसान से आसान आपको समझाया जा सके उसका मैंने प्रयास किया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।